French society during the late 18th century by Raghavensha. Hello student, this is Dr. R.D. Misra in front of you. As you know that the time is very difficult for us and all over the world. But it is not the time to stop your study. It's just time to make your study more strong than it was. And I will help you for this. So let's start our second lectures in the topic French society during the late 18th century. पहले लेक्चर में मैं एक क्वेश्चन पे आपको छोड़ के गया था और ये क्वेश्चन आया था कहां से? फ्रेंच रेवोल्यूशन से। जो मैंने एक इमेजिनेशन किया था आपको कि आप क्या करिए, एक डेट डालिए, एक टाइम मशीन में एक डेट डालिए। कौन सी डेट? 14 जुलाई 1789। और इस डेट पर आप कहां पहुंच रहे हैं? आप पहुंच रहे हैं पेरिस, फ्रांस। इट मीन्स कि आपने एक टाइम मशीन में एक डेट डाला, क्या? 14 जुलाई 1789, और प्लेस डाला पेरिस, फ्रांस, और आप पहुंच गए कहां? फ्रांस, पेरिस में। वहां पहुंचने पर आपने देखा कि बड़ा ही वहां टेरर का एटमॉस्फियर है, लोग एक दूसरे से भाग रहे हैं। और आपने फर्स्ट लेक्चर में सुना कि उन लोगों ने क्या किया? बास्टिल के फोर्ट को तोड़ दिया। ऐसे ही विलेज में भी था। विलेज में भी जो है लोगों के अंदर एक र्यूमर फैला था कि जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो किंग के ऑर्डर पर उनको मारने आ रहे हैं, पीटने आ रहे हैं, और फूड ग्रेन्स की प्राइस जो है इंक्रीज हो रही है। अब गांव में विलेज साइड में जो लोग थे वो लोग भी जो है क्या रेवोल्यूशन पे उतर आए थे। यहां पर एक क्वेश्चन बना था। क्वेश्चन ये था कि वो कौन सा राजा था जो अपने ही लोगों पर ओपन फायर कर रहा था। इट मीन नेम द किंग हु वांट्स ओपन फायर ऑन हिज ओन कंट्रीमेन्स और सिटीजन्स। दूसरा क्वेश्चन था व्हाई डिड पीपुल बिलीव ऑन दिस रूमर। इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर हम ढूंढेंगे। तो चलते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, फिर टाइम मशीन में एक डेट डालते हैं, और ये डेट होगी 1774। तो 1774 और सेम प्लेस क्या होगा? पेरिस, फ्रांस। हमने डेट डाला 1774 और पेरिस, फ्रांस में पहुंच गए। बट इस डेट पर जब हम पहुंचते हैं फ्रांस में तो देखते हैं कि वहां पर बड़ा ही प्लेजर का एटमॉस्फियर है, यानी सब लोग बड़ा खुश हैं, नए नए कपड़े पहने हुए हैं। और जब आप उनसे पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्या है कि आप लोग इतने खुश हैं, कोई फेस्टिवल है? तो वो लोग कहते हैं कि ना ना, अभी आपको मालूम नहीं है, हमारे यहां नया किंग बनने वाला है, और इस किंग का नाम है लुइस 16। आपका पहला आंसर मिला। कौन है किंग? लुइस 16। यस, लुइस 16 जो है 1774 में जो है फ्रांस के थ्रोन पे बैठा, यानी गद्दी पे बैठा, सिंहासन पे बैठा। लुइस 16 बोर्बन फैमिली से बिलोंग करता था, और लुइस 16 जिस समय फ्रांस के थ्रोन पे बैठा, फ्रांस की गद्दी पे बैठा, उस समय उसकी एज थी 20 ईयर्स, ओनली 20 ईयर्स। उसकी शादी हुई एक प्रिंसेस से, और ये प्रिंसेस थी ऑस्ट्रिया की, नाटा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस से उसकी जो है मैरिज हुई, और ये ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस जो थी उसका नाम था मैरी एंटोनेट। शादी होने के बाद उसने पाया कि फ्रांस की जो ट्रेजरी थी, जो खजाना था, वो पूरी तरह से खाली हो गया था। बहुत सारे वार हुए थे, और वार ने जो है वहां के जो रिसोर्सेज थे उसको जो है खत्म ही कर दिया था। दूसरा, फ्रांस की जो किंग था उस पर वहां के बड़े लैंडलॉर्ड्स या बड़े जो है जो बिजनेसमैन थे उनका भी कुछ कर्ज था, डेब्ट था। इसके अलावा लुइस 16 ने गलती कर दी, और ये गलती ये थी कि उसने यूएसए, अमेरिका की 13 कॉलोनीज को क्या हुआ? आजाद करने के लिए, आजाद होने के लिए, फ्री करने में मदद कर दी। $2 बिलियन
लिब्रे का उस पर पहले से कर्ज था, अब उस पर टैक्स और बढ़ गया। लगभग 10 बिलियन लिब्रे का टैक्स जो है, 10 बिलियन लिब्रे का डेप्ट जो है इंग्लैंड ने और बढ़ा दी। यहां जो लैंडलॉर्ड्स थे, जिन लोगों ने डेप्ट दिया हुआ था, वो लोग 10% इंटरेस्ट की डिमांड करने लगे। अब राजा पूरी तरह से परेशान हो गया, लुइस 16 पूरी तरह से परेशान हो गया, और इसलिए लुइस 16 के पास सिर्फ एक ही जो है, एक ही उपाय था, एक ही आइडिया थी कि वो टैक्स बढ़ा दे। क्योंकि एक राजा, एक किंग, एक गवर्नमेंट की जो आमदनी का मेन सोर्स होता है, वो सोर्स होता है क्या? रेवेन्यू। बट यहां पर रेवेन्यू किससे लिया जाता था, टैक्स किससे लिया जाता था? इसको समझने के लिए हम समझेंगे तो फ्रेंच सोसाइटी को। इस फिगर में आप देख रहे हैं कि सबसे ऊपर जो है वो है कौन? फर्स्ट स्टेट है, और फर्स्ट स्टेट में क्लेर्जी क्लास है। फर्स्ट स्टेट में क्लेर्जी क्लास है। क्लेर्जी मतलब पादरी, जो पादरी, फादर्स, जो चर्च के सारे कामों को करते थे, उन्हें हम क्लेर्जी कहते थे, और ये क्लेर्जी क्लास था। दूसरा क्लास था नोवेल्टी। नोवेल्टी में किंग और किंग से रिलेटेड जितने भी लोग आते थे, जो उनके राज दरबार में रहते थे, वो सारे लोग नोवेल्टी क्लास में आते थे। थर्ड स्टेट में जब हम जाते हैं तो इसमें आते हैं बिग बिजनेसमैन, कोर्ट ऑफिसर्स, लायर्स। थर्ड स्टेट का ये पहला ग्रुप है। सेकेंड ग्रुप में हम देखते हैं तो पीजेंट एंड आर्टिस्टियंस आते हैं, आर्टिस्ट आते हैं उसमें। और थर्ड में जाते हैं तो हमें मिलता है लैंडलेस लेबर, स्मॉल पीजेंट्स। तो थर्ड स्टेट का थर्ड ग्रुप है। थर्ड स्टेट का फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप और थर्ड ग्रुप। इसी थर्ड स्टेट को जो है टैक्स देना होता था। अब जब हम टैक्सेस की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि दो तरह के टैक्स लिए जाते थे। यहां पर टू टाइप्स के टैक्स लिए जाते थे। पहला टैक्स था टाइथ। टाइथ, a tax lived by the church comprising 1/10 of the agriculture produce। ये रिलीजियस टैक्स था जो चर्च के लोग जो है पीजेंट से लेते थे, उनका अप्रोक्सीमेट 1/10 प्रोडक्शन वो ले लेते थे। दूसरा जो टैक्स था वो था टाइल, टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट्स। यानी नोवेल्टी क्लास सीधे जो है, किंग सीधे ये टैक्स लेता था। इसके अलावा कुछ अलग टैक्स भी लिए जाते थे जो डेली लाइफ में यूज होते थे उन चीजों पर, जैसे सॉल्ट हो गया, टोबैको हो गया, इन पर भी टैक्स लिए जाते थे। इट मीन्स कि थर्ड स्टेट पर पहले से ही टैक्स का बहुत ज्यादा जो है भार था, बहुत ज्यादा वेट था टैक्स का। और अगर और ज्यादा टैक्स बढ़ेगी तो फिर प्रॉब्लम उनके लिए होनी ही थी। यहां पर एक और शब्द आया था जिसको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था, वो है लिब्रे। थोड़ा सा लिब्रे को समझ लीजिए। लिब्रे करेंसी थी जो फ्रांस की करेंसी थी, और इसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया था 1794 में। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा कि यहां पर इन पर जो है टैक्स पहले से था और ज्यादा टैक्स बढ़ने वाला था। थोड़ा सा इसके बारे में, जब फ्रांस की हम सोसाइटी में एक और चीज देखते हैं, लैंड किसके पास था। तो फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी उसका 90% जो पॉपुलेशन थी वो थर्ड स्टेट के लोग थे। बट 60% जो वहां की लैंड थी, वो लैंड या तो क्लेर्जी क्लास की थी, या तो नोबेल्टी क्लास की थी, या फिर थर्ड स्टेट के जो रिच पर्सन थे, फर्स्ट ग्रुप आए अप्रोक्सीमेटली, थर्ड स्टेट के जो रिच पर्सन थे उनकी थी। अब यहां पर राजा को टैक्स बढ़ाना था। अब यहां पर बात यह आती है कि जो टैक्स बढ़ा, इससे क्या इससे क्या इसी से क्या लोगों ने रेगुलेशन स्टार्ट कर दिया।
तो यहां पर एक और फैक्टर है, और फैक्टर क्या है कि वहां की जो पॉपुलेशन थी वो 1789 तक हो गई थी 28 मिलियन, और इसी बीच नेचुरल डिजास्टर भी हो गए, यानी पॉपुलेशन बढ़ के हो गई 28 मिलियन। और यहां पर क्या है, प्रोडक्शन बहुत कम था, लोगों को फूड फूड कंजम्पशन ज्यादा था, प्रोडक्शन कम था, और यहां पर टैक्स भी बढ़ गए, फूड कंजम्पशन भी ज्यादा हो गए, और अब जो है लोगों के लिए जीना बड़ा मुश्किल हो गया, सरवाइव करना बड़ा मुश्किल हो गया। तो क्या इसी के कारण जो है लोगों ने रेवोल्यूशन कर दिया? क्या इसी के कारण वहां पर डेमोक्रेसी की डिमांड हो गई? इन सारे क्वेश्चंस का आंसर ढूंढेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।